हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीका से चल रहा होगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध। तो लास्ट 5 क्लास में हम लोग सिर्फ थ्योरी को देखे थे। क्या क्या थ्योरी को देखे थे? जितने भी थ्योरी इस टॉपिक से रिलेटेड सारे देखे थे। जैसे कि इसमें आता विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध में जितना भी थ्योरी हुआ था 5 क्लास में हम लोग देख लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज की क्लास में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो जेटेट में पूछा गया हो, सीटेट या अदर स्टेट का एग्जाम में, सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं उनको करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे भी क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो पहला ही क्वेश्चन है ना आपका, देखिए जेटेट। आपको पता है ना जेटेट 3 बार हुआ, लेकिन 2011 का जो जेटेट एग्जाम हुआ था वो कैंसिल हो गया था। तो उसका भी क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करवा रहे हैं आप लोगों को। जेटेट 2011 में क्लास 1 to 5 और जेटेट 2016 में 6 to 8 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है पहला क्वेश्चन? बालक का विकास परिणाम है। तो ये सारा कुछ जितना भी आपको बता रहे सारा कुछ थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। आप देखिए और बताइए क्या है। बालक का विकास परिणाम है, किसका परिणाम है? तो देखिए यहाँ पहला क्या है, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है? वंशानु वंशानुगत का। किसका है? वंशानुगत का। और दूसरा क्या बोल रहा है? ये बात सही है, बिल्कुल है, इसका भी है। और दूसरा क्या? वातावरण का, तो इसका भी है। अब थर्ड ऑप्शन हम लोग क्या देख रहे हैं? थर्ड ऑप्शन में दोनों दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? वंशानुगत तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन? ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, और ये दोनों को मिलाकर ये थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड ऑप्शन। चौथा तो होगा ही नहीं, क्योंकि आर्थिक कारणों का ऐसा तो कुछ हम बताए नहीं आप लोग को। तो पहला क्वेश्चन क्या था? बालक का विकास परिणाम है, किसका परिणाम है? तो वंशानुगत तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये सारा कुछ आप देखिएगा, जितना भी थ्योरी क्लास हम करवाए सारा कुछ आपको मिलेगा मेरे नोट्स में। और ऐसे उसी से क्वेश्चन पूछा गया। एक भी क्वेश्चन जो जितना भी नोट्स करवाए हम क्लास में, थ्योरी पढ़ाए आप लोग को, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लगभग क्वेश्चन आपको उसी थ्योरी से पूछा जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? संकेत अधिगम। कल ही अधिगम का क्लास लिए थे। के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सीखा जाता है? और ये क्वेश्चन देखिए आपका जेटेट 2011 क्लास 1 to 5 में पूछा गया है। तो क्या होगा इसका आंसर? आप बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या होगा। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सीखा जाता है? अधिगम में हम लोग क्या सीखते हैं? मनोविज्ञान के बारे में सीखते हैं? नहीं, मनोविज्ञान के बारे में तो हम लोग नहीं सीखते हैं। क्या वातावरण के बारे में सीखते हैं? अधिगम कर रहे हैं तो वातावरण के बारे में भी सीखते हैं? नहीं। यहाँ पे सबसे सही करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नैतिकता भी नहीं होगा। आपको क्या नैतिकता होगा? नहीं होगा। देखिए आपको क्या बताए थे, हम लोग अधिगम करते हैं और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है वो जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पारस्परिक अनुकूलन। मान लीजिए अधिगम, इसको हम समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे अभी अपने गांव से शहर जाते हैं, ठीक ना? तो वहां रहने के लिए जाते हैं, तो वहाँ का मान लीजिए भाषा अलग है। तो वहां पे जाइएगा तो उन लोग का भाषा तौर तरीका सीखिएगा, तभी तो उन लोग के साथ तालमेल बैठा पाइएगा ना। तो वही बोल रहा है अनुकूलन, पारस्परिक अनुकूलन। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड ऑप्शन, पारस्परिक अनुकूलन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ये सारा कुछ थ्योरी में पढ़ाए हैं। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये भी क्वेश्चन आपका जेटेट 2011 में क्लास 1 to 5 में पूछा है। कब? तो जेटेट 2011 में क्लास 1 to 5 में पूछा है। और ये थ्योरी में पूरा आप लोग क्लियरली लिखवाए हैं। सारा कुछ आप देखिएगा, सारा कुछ बताया हुआ है। क्या बोल रहा है? बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। कैसा होता है? तो आप लोग को हम बताए थे, पूरा फिगर के साथ डायग्राम के साथ बताए थे। जैसे इस तरह का डायग्राम था, एक लड़का था, तो यहाँ पे क्या बोले थे? सिर से होता है, फिर गर्दन में, फिर जाता है हाथ में, फिर उसके बाद पैर में। तो कैसा होता है? सिर से पैर की तरफ उसका दिशा होता है। ये पूरा हम बताए थे।
देखिए इसमें पहला ये ऑप्शन क्या बोला, पैर से सिर का ही होगा, उनका होगा ही नहीं क्योंकि हमेशा हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है, ये भी क्या है पैर से सिर, तो ये भी होगा नहीं। अब देखिए दो ऑप्शन बचा हम लोग के पास, सिर से पैर ये बचा और ये बचा। एक तो है सिर से पैर की ओर जाता है, लेकिन दूसरा ये भी आप लोग को हम बताए थे कि कैसा होता है। देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या है, बाहर से मध्य की ओर, नहीं बाहर से मध्य की ओर नहीं, हम लोग मध्य से बाहर की ओर जाते हैं, अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, कहाँ से आते हैं अंदर से बाहर की ओर, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये बाहर से मध्य की ओर नहीं जाते, हम लोग कैसे जाते हैं, तो मध्य यानी बीच से मध्य से बाहर की ओर जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हम लोग का, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्या, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। कैसा होता है, एक बालक में का शारीरिक व क्रियात्मक विकास का दिशा कैसा होता है, तो सिर से पैर की तरफ होता है और मध्य से बाहर की तरफ होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ और फिर से पूछा जा सकता है, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसिक विकास, मानसिक विकास किस क्षेत्र में सबसे अधिक परिलक्षित होता है, मतलब किसमें ज्यादा उसका रिफ्लेक्ट होता है, यूज होता है, किसमें होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका जेटेट 2012 में क्लास 6 to 8 में पूछा गया है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन बताइए आप लोग। मानसिक विकास किस क्षेत्र में सबसे अधिक परिलक्षित होता है, किसमें सबसे ज्यादा इसका देखा जाता है, इस मानसिक विकास का उपयोग किया जाता है। क्या शिक्षण के क्षेत्र में किया जाता है, किया तो जाता है, लेकिन अब सारा ऑप्शन को पहले लोग देख लेते हैं। कार्य के क्षेत्र में, फिर खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में तो नहीं होता है मानसिक विकास का, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं भाषण के क्षेत्र, भाषण में। देखिए जब एक बच्चे का मानसिक विकास होगा ना, तो उसमें बहुत तरह का शब्दावली आएगा, बहुत सारा वर्ड स्टॉक बढ़ेगा, तो वो क्या अच्छे तरीका से बोल पाएगा, समाज के सामने जब भी जाएगा तो एक अच्छे तरीका से अपनी भाषा को प्रकट कर पाएगा। तो सबसे सटीक ऑप्शन आपका क्या है इसमें, ऑप्शन फोर्थ है। ये भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन फोर्थ है तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। अगर ये नहीं रहता तो आप ये सब कर सकते थे ना। अगर ये ऑप्शन है तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, भाषण में, किस क्षेत्र में, तो भाषण में, यानी कि लैंग्वेज में, भाषा में, ये सब में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोचने की क्रिया मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है आपका जेके 2012 में क्लास 6 to 8 में, कब पूछा है, तो क्लास 6 to 8 में पूछा है। क्या है क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोग के लिए। सोचने की क्रिया मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है, यही तो आंसर दिया हुआ है। आदमी कहाँ से सोचते समझते हैं हम लोग, क्या दिल से सोचते हैं, दिमाग से ही ना सोचते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, हृदय, तो क्या दिल से सोचते हैं, नहीं दिल से तो नहीं सोचते हैं। क्या आंख से सोचते हैं, नहीं हाथ से, हाथ से भी नहीं सोचते हैं। कहाँ से सोचते हैं, तो मस्तिष्क दिमाग से सोचते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मस्तिष्क। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सारा क्वेश्चन जो अभी हम करवा रहे हैं सारा आपका जेटेट में, जेटेट 2011 1 to 5 या फिर 2012 या 2016, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवा रहे हैं, ताकि आप देखिए जो भी हम थ्योरी पढ़ाए सारे क्वेश्चन उसी से पूछे गए हैं। और भी इसके बाद फिर सीटेट के क्वेश्चन आएंगे और अदर स्टेट के क्वेश्चन भी आएंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो बताइए आप लोग स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए या फिर बच्चे रहते हैं पढ़ते, तो स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, भयानक, क्या भयानक होना चाहिए, नहीं स्कूल का वातावरण तो भयानक नहीं होना चाहिए। क्या, फिर दूसरा क्या है, सहयोगी, देखते हैं इसका अगला ऑप्शन क्या है, शुष्क, क्या डल होना चाहिए, नहीं स्कूल का वातावरण तो डल भी नहीं होना चाहिए। क्या आत्म केंद्रित, सेल्फ सेल्फ सेंटर्ड, नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो सहयोगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन क्या है, सहयोगी। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए स्कूल में जाते हैं कक्षा, तो उसका वातावरण क्या है, अगर कोई बच्चा है थोड़ा कमजोर है तो उसके क्या, टीचर भी उसको गाइड करेंगे, उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी उसका सहयोग करेंगे, टीचर भी सहयोग करेंगे। तो कैसा होना चाहिए, तो स्कूल में जो कक्षा का वातावरण है, एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो सहयोगी होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, कैसा, कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी जेटेट 2016 में पूछा हुआ है 6 to 8 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास एक प्रणाली है, कैसा है? बाल विकास कैसा प्रणाली है? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, जीवों की गति का। क्या बाल विकास सिर्फ जीवों की गति का है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर क्या निष्क्रिय, स्थिर निष्क्रिय? नहीं, विकास तो ये स्थिर और निष्क्रिय होता है, ये भी नेगेटिव है। तो स्थिर निष्क्रिय वातावरण चलती है, ये भी तो होगा ही। उसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, जीवन तथा संतुलनात्मक चयन एवं विकास की। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या है? तो बाल विकास कैसी प्रणाली है? तो बाल विकास एक जीवन तथा संतुलनात्मक चयन और विकास की प्रणाली है। कैसा प्रणाली है? तो बाल विकास तो विकास की प्रणाली है ये। उसके साथ साथ क्या है, जीवन तथा जीवन में संतुलन बनाने का भी प्रणाली है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। मानसिक विकास तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका जेटेट 2016 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है? 2016 में पूछा हुआ है। आप लोग को बताइए, जितना भी हम थ्योरी पढ़ा है उससे सारा क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोग तो तुरंत इसका आंसर बता पाएंगे। जैसे क्वेश्चन अगर मेरा सारा क्लास देखे होंगे, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो जितना भी थ्योरी क्लास हम करवाए हैं इस चैप्टर में, 5 थ्योरी क्लास करवाए हैं, अब सारा थ्योरी क्लास को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइए। देखिए सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग आपका बन जाएगा। शायद एक दो इक्का दुक्का क्वेश्चन छोड़ के मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चाहे जेटेट हो, सीटेट हो या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका जितना भी हम थ्योरी करें बहुत डिटेल में अच्छे से करवाएं, उससे आपका बन जाएगा। तो जो भी एक बार थ्योरी का वीडियो नहीं देखे, सारा कोई यूट्यूब में हमारा चैनल है टीचिंग एकेडमी, उस पर जाकर यूट्यूब पर सारा वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। विद्यालय में छात्र की शिक्षा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं? और विद्यालय में जो छात्र का शिक्षा होता है ना, तो उसमें कौन कौन सा बाहर का जो कारक है उसको प्रभावित करते हैं? तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या है, भाषा। भाषा, पारिवारिक और जातिवाद, ये तो सभी क्या है, कैसे कारक है? ये सभी बाह्य कारक है। तो कहीं ना कहीं भाषा, मान लीजिए भाषा अलग अलग रहेगा, जैसे बच्चा का जहाँ पे रहता है उसका भाषा अलग है, स्कूल का भाषा अलग रहेगा, तो क्या प्रॉब्लम होगी ना? प्रॉब्लम होगा। तो ये बाह्य कारक भी कहीं ना कहीं विद्यालय में छात्र की शिक्षा को प्रभावित करेगा। उसके बाद पारिवारिक परिवेश, किस तरह का परिवार में रहा है, वो भी पारिवारिक परिवेश भी विद्यालय में इस छात्र की शिक्षा को प्रभावित करेगा। और जातिवाद भी, बहुत तरह का जातिवाद रहता है, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो थोड़ा कुछ वैसा हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं विद्यालय में छात्र की शिक्षा को प्रभावित करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये भी देख लेते हैं, ये तो क्या छात्र की अभिव्यक्ति, ये तो आपका आंतरिक कारक है, बाह्य कारक तो नहीं है। ये संस्कृति तथा प्रशिक्षण, ये सभी बाह्य कारक है। लेकिन ये सब जो ऑप्शन है ना, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो ये सब के बारे में हम सोच सकते थे, लेकिन ये तीनों ऑप्शन में देखिएगा तो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन है ये है। तो आप लोग का आंसर क्या होगा? हम लोग का आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका जेटेट 2011 में क्लास 1 to 5 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? किस तरह? वही सीखना मतलब अधिगम, इसी को ना अधिगम बोलते हैं, कल का क्लास में ही ना बताए थे, अधिगम। तो कौन सा अधिगम या कौन सा सीखना अस्थायी होता है? तो किस तरह से हम लोग सीखेंगे जो वो अस्थायी रहेगा, उसको हम लोग भूलेंगे नहीं, हमारे मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक रहेगा, किस तरह का अधिगम करेंगे? तो देखिए ऑप्शन क्या है, पहला रट कर। ये तो नेगेटिव वर्ड है, ये तो कभी होगा ही नहीं। जहां भी आप देखेंगे रट कर, एक हम वीडियो बनाएंगे स्पेशल, उसमें देख सारा जो नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में बताएंगे, जो नेगेटिव और पॉजिटिव और कितने टैग वर्ड होते हैं, क्योंकि आप अगर उस पर जान लीजिएगा ना तो 50% ज्यादा क्वेश्चन आप उसी को देखकर ऑप्शन से सॉल्व कर लीजिएगा। तो उसका एक अलग वीडियो हम अपलोड करेंगे। रट कर तो होगा नहीं। उसके बाद क्या बोला, सुनकर। सुनकर तो सीख सकता है, लेकिन क्या बोला, अस्थाई। तो क्या सुन, अगर मान लीजिए आप जैसे सिर्फ हम बोलेंगे, ठीक ना, तो आप सिर्फ हम बोलेंगे तो क्या आप हमेशा सुनकर उसको अपना मेमोरी में रख सकते हैं? ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते, आपको उसके लिए देखना होगा, समझना होगा।
ठीक ना। तो ये भी नहीं होगा, सुनकर भी नहीं होगा, क्या देखकर, सिर्फ देखने से भी नहीं होगा, क्या होगा, तो आपको इसके साथ क्या होगा, समझना होगा। अगर आप देखने सुनने के साथ अगर समझ कर सब कुछ कर रहे हैं, तो कोई भी चीज अगर आप सीखते हैं तो वो आपके लिए परमानेंट हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा समझ कर। अगर कोई भी बालक, जैसे हम ही लोग पढ़ाते हैं, ठीक ना, मैथ्स के टीचर है, पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, तो अगर कोई आपका जो स्टूडेंट है क्लास में, अगर वो समझकर मैथ को बनाते हैं तो तुरंत बना लेंगे, क्योंकि डाटा चेंज करके देंगे। वैसे ही मेथड रहेगा तो तुरंत बना लेंगे, लेकिन जो बच्चा सिर्फ सुन रहा है, देख रहा है, रट कर कर रहा है, वो बना नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा समझ कर। समझ कर एक बालक अस्थाई सीख सकता है, अस्थाई रूप से सीख सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा हुआ, क्लास 1 to 5 में। क्या बोल रहा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोधन सामंजस्य की प्रक्रिया है या कथन है। देखिए आप लोग को हम थ्योरी पढ़ा रहे थे, उसमें बहुत से स्टूडेंट सोच रहे हैं कि नहीं कि सर इतना डिटेल में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक का थ्योरी को बता रहे हैं कि इनके द्वारा क्या अधिगम का परिभाषा दिया गया। देखिए क्वेश्चन इससे पूछता है, अक्सर पूछता है, आपका जेटेट 11 में पूछा हुआ है, और सीटेट का एग्जाम में पूछा हुआ है, और अदर स्टेट का एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जितना भी हम थ्योरी करा रहे हैं ना, बहुत ही अच्छा तरीका से थ्योरी करवाए हैं। थ्योरी अगर आप लोग नहीं देखी तो उसका वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोधर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसका है, किसका कथन है, क्या यह क्रो का कथन, नहीं, इनका तो कथन नहीं है। किसका, प्याजे, प्याजे का भी कथन नहीं। पोलर, ये तो नैतिक विकास के बारे में बताते हैं, इसका भी कथन नहीं। किसका कथन है, तो ये कथन है आपका किसका, स्किनर का कथन है। स्किनर महोदय ने बोले थे कि सीखना व्यवहार में उत्तरोधर सामंजस्य की प्रक्रिया है। आप देखिएगा थ्योरी क्लास में देख लीजिए, कल ही हम बताए हैं, अधिगम का जो क्लास हो रहा था उसमें पूरा थ्योरी में मेरा लिखा हुआ है सारा कुछ, जितना भी हमने करवाए सारा कुछ आपको थ्योरी में मिलेगा मेरा। जो भी नहीं देखोगे जाकर देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्किनर। किसका कथन है, तो यह कथन स्किनर का है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो सामाजिक, अगर मतलब समाज में हम लोग रहते हैं, समाज से सीखते हैं, तो यह जो अधिगम होता है कहाँ से आरंभ होता है, ये भी आपका जेटेट 11 पूछा है क्लास 1 to 5 में। कहाँ, अलगाव, क्या हम आइसोलेशन से, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी से अलग रहेंगे, मान लीजिए हम समाज के साथ नहीं रहेंगे, एक रूम में बंद रहेंगे, हमेशा घर में रहेंगे, तो क्या सीख सीख सकते हैं, नहीं, सामाजिक अधिगम तो सीख ही नहीं सकते, उससे आरंभ होगा ही नहीं होगा। तो ये तो कभी होगा ही नहीं। क्या भीड़ में, सिर्फ भीड़ में जाने से हो जाएगा, मान लीजिए हम भीड़ में चले गए हैं तो क्या हम उससे सीख जाएंगे सामाजिक अधिगम के बारे में, नहीं। भीड़ में तो बहुत से लोग होते हैं, तो क्या वो सभी लोग अधिगम के बारे में सीख जाते हैं सामाजिक अधिगम के बारे में, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन देखिए क्या होता है, संपर्क से, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम जाएंगे सामाजिक अधिगम सीखने, क्या, जैसे हम लोग आस पड़ोस जाते हैं, अपने समाज में जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है, तो हम सामाजिक विकास के बारे में सोचते हैं, सामाजिक अधिगम के बारे में सीखते हैं। तो क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा संपर्क से। फिर सिर्फ देखने के दृश्य श्रवण सामग्री से नहीं, इससे भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, संपर्क से। किससे, तो सामाजिक अधिगम का आरंभ किससे होता है, संपर्क से। हम लोग जाते हैं समाज में, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तब हमारा सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपवयी कारक है, मतलब वेस्टफुल फैक्टर्स क्या है। मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है ना, उसको कितना भी समझा रहे, बता रहे, पढ़ा रहे, तो भी वह धीमा ही सीख रहा है, तो उसमें क्या वेस्ट हो जाएगा, कौन सा कारक वेस्टफुल हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, शिक्षण विधि, ये भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि मान लीजिए बच्चा ही थोड़ा पढ़ने में कमजोर है, हम लोग कितना भी मेथड, अलग अलग मेथड यूज करेंगे तो उतना ज्यादा सीखेगा नहीं, लेकिन थोड़ा उसका इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं, समय और पैसा, नहीं, ये सब तो समय और पैसा, ये तो नेगेटिव वर्ड है, ये सब तो होना नहीं चाहिए। पैसे और सामान, क्या ये भी नहीं होगा।
तो क्या समय और ऊर्जा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समय और ऊर्जा। मान लीजिए कोई बच्चा धीमा सीख ही रहा, ठीक ना, तो क्या हम उसके पीछे सिर्फ टाइम देंगे तो क्या ये तो फालतू है ना, वेस्ट तो होगा ही। तो उसके पीछे हम टाइम देंगे, एनर्जी अपना लॉस करेंगे तो क्या गलत है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वेस्टफुल फैक्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समय। अगर ये नहीं रहता तो फिर हम लोग ये सोच सकते थे ये सब ऑप्शन, लेकिन अगर ये है तो करेक्ट ऑप्शन हमें ज्यादा सुटेबल कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है, समय और ऊर्जा। अगर एक बच्चा धीमा सीख ही रहा तो उसके पीछे हमको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, या फिर उसके पीछे अपना एनर्जी नहीं को लॉस करना चाहिए, क्योंकि वो सीख ही रहा है धीमा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका जेटेट में, जितना भी क्वेश्चन अभी तक हम कर रहे हैं सारा क्वेश्चन जेटेट में पूछा हुआ है, जेटेट 12 में क्लास 1 to 5 में पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है, एक बच्चे की शिक्षा आरंभ होती है, तो एक बच्चा का जो शिक्षा है ना, कहाँ से आरंभ होता है, ये सारा कुछ आप लोगों को पता है। पहला ऑप्शन क्या दिया, स्कूली दिनों से। स्कूली दिनों से क्या, मान लीजिए एक बच्चा स्कूल जाता है, तभी से वह सीखना आरंभ करता है, क्या शिक्षा तभी से उसको मिलता है। हाँ यह बोल सकते हैं कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको स्कूली शिक्षा वहां से प्रारंभ होता है, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका जो शिक्षा है जब वह विद्यालय जाता है तभी से प्रारंभ होता है। ये ऑप्शन क्या हो, गलत होगा, ये ऑप्शन गलत है आपका। दूसरा क्या, उसके जन्म से। हाँ देखिए जब बच्चा का जन्म होता है ना, तब से ही वह बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। तो बच्चा का शिक्षा का आरंभ हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चा का जन्म से होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा उसके जन्म से। कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बी, उसके जन्म से। एक बच्चे की शिक्षा का आरंभ कब से होता है, कहाँ से होता है, तो जब बच्चे का जन्म होता है तभी एक बच्चे का शिक्षा का आरंभ होता है। और अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखिए जब वह चलना आरंभ करता है, तो ऐसा नहीं है कि जब वह चलना आरंभ करता है तो वह शिक्षा का आरंभ होगा, ये भी नहीं होगा। व्यस्त दिनों में क्या वो बड़ा हो जाएगा तो होगा शिक्षा का आरंभ, नहीं। क्या कब कब होगा, जब बच्चा का जन्म होगा उसके बाद से ही बच्चा में शिक्षा का आरंभ होना शुरू हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक बच्चे को शुरुआत में किससे सीखना लिखना सिखाया जाता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे, आप लोग भी छोटे होंगे, चाहे आपके कोई अगल बगल में देखते होंगे, छोटे बच्चे रहते हैं तो गांव में या पुराने जमाने में हम लोग क्या करते थे, बहुत से लोग कुछ छोटा बच्चा रहता था तो उसको किसमें लिखने के लिए सिखाते थे, पहले चौक में और एक स्लेट ले लेते थे, ठीक ना, तो उसी में बच्चों को सिखाते थे। लेकिन अब तो वो जमाना गया, धीरे धीरे अब क्या पेंसिल से सिखाते हैं। लेकिन अगर पेंसिल अगर ये चौक नहीं रहता तो देख पहला ऑप्शन देखे, ये भी जगह पे पूछा हुआ, ठीक ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, स्केच पेन से। ये तो स्केच पेन से होगा नहीं, क्योंकि बच्चे को शुरुआत में क्या इससे लिखना उनको सिखाएंगे नहीं, ये तो बड़े हो जाने के बाद स्केच पेन का यूज करते हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा चौक, हाँ ये ऑप्शन आपका सही है। बच्चा को शुरुआत में हम लोग चौक से ही लिखने के लिए सिखाते हैं, किससे, तो चौक से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौक। अगर ऑप्शन में चौक नहीं रहता तब पेंसिल हो, पेन भी नहीं होगा, तो पेन पेन से सिखाते हैं नहीं बच्चा को शुरुआत में, पेन से नहीं, तो पहले चौक से सिखाते हैं। अगर चौक नहीं है तो किससे सिखाते हैं, पेंसिल से सिखाते हैं। अगर ये नहीं ऑप्शन नहीं रहता तब ये ऑप्शन हो जाता है। अगर ये दोनों है तो पहले हम किसको देंगे ज्यादा प्रायोरिटी, चौक को देंगे। अगर वो नहीं रहता वो ऑप्शन तो पेंसिल देते हैं, ठीक ना। तो एक बच्चे को शुरुआत किससे लिखने के लिए सिखाया जाता है, चौक से। अगर चौक नहीं रहता तो फिर क्या देते हैं, पेंसिल से करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपका जेटी 2012 में पूछा हुआ है क्लास 6 to 8 में। तो स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए बताइए, क्या पिछड़ा होना चाहिए, बैकवर्ड नहीं जाता, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अब दूसरा क्या बोल रहा है, खुशहाल। देखिए प्रगामी यानी क्या, प्रोग्रेसिव। हाँ ऐसा तो होना चाहिए। क्या जो स्कूल का वातावरण क्या है, बच्चा वहाँ पे जाएगा तो बच्चा का कुछ ना कुछ उसका विकास होना चाहिए, बच्चा में प्रोग्रेस होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, तो एक स्कूल का जो वातावरण है ना कैसा होना चाहिए, प्रग्रामी यानी क्या नहीं, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। उसके बाद क्या, खुशहाल होना चाहिए, खुशहाल तो होना चाहिए, साथ ही आनंदमय भी होना चाहिए। लेकिन ये तीनों ऑप्शन को अगर हम लोग देखते हैं तो ज्यादा सुटेबल कौन है, ज्यादा सुटेबल ये तीनों ऑप्शन में क्या है,
का ग्रामीण। तो स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? प्रोग्रेसिव होना चाहिए। बच्चा का स्कूल में जाने के बाद उसको विकास होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको स्कूल में जाने के बाद पूरा खुश रहे, आनंद रहे, खुशहाली मिले। ऐसा ही नहीं होना चाहिए पूरा खुशहाल रहे, आनंद में रहे, हमेशा हंसते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका स्कूल में जाने के बाद प्रोग्रेस होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना है, सीखते रहना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी आपका डेटेड 2012 पूछा हुआ क्लास 6 to 8 में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बाल विकास एक प्रणाली है। तो बाल विकास कैसा प्रणाली है? ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोग देखे हैं। देखिए धीमी तेज गति की नहीं, बाल विकास ऐसा तो नहीं है कि बहुत धीमा होगा विकास या बहुत तेज होगा, ये नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, सतत, क्रमिक, लगातार चलती है। हाँ ये हो सकता है, लेकिन और भी ऑप्शन देते क्या, समान रूप से लगातार चलते हुए विकास की। क्या ऐसा है? विकास समान रूप से नहीं होता है, सब में एक जैसा नहीं होता। विकास किसी में तेज भी होता है, मतलब हर बच्चे में विकास की गति कम या ज्यादा हो सकती है, एक समान विकास की गति नहीं होती, क्रम एक समान हो सकता है। जैसे बच्चा का जन्म होता है तो पहले बार क्या रेंगना सीखता है, फिर बैठना, फिर सिर हिलाना, बैठना, चलना, दौड़ना, ये सीखता है। क्रम एक जैसा हो सकता है, लेकिन सबका विकास एक जैसा नहीं हो सकता। तो यहाँ जो बोला ना समान रूप से लगातार चलते हुए, तो समान रूप से नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर चौथा ऑप्शन बोल रहा प्रायोगिक विकास की, ये तो एक्सपेरिमेंटल, तो बच्चा का विकास स्टार्टिंग में ऐसा होगा नहीं। तो बाल विकास में तो वो तुरंत ही बच्चा जन्म के साथ तो एक्सपेरिमेंट करेगा नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऐसे में पहले बताएं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो क्रम मतलब एक प्रॉपर स्टेप को फॉलो करता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, फिर वह सिर उठाना सीखता है, फिर बैठना, रेंगना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, तो एक क्रम को फॉलो करता है ना। वही बोल रहा विकास तो सतत होता ही है, साथ ही क्रमिक होता है और लगातार चलता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ये सही है। अब देखिए ये सभी क्वेश्चन जितना भी 1 से 16 तक हम लोग किया ना, सारा आपका जेटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ये 17 से ये भी आपका किसी ना किसी सीटेट में या फिर अदर स्टेट एग्जाम में पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पे हम ले रहे हैं। ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विकास का अर्थ है क्या? विकास का अर्थ क्या है? देखिए केवल जहां भी रहेगा नहीं, कभी होगा नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। तो अब जो बोले ना, एक वीडियो हम बनाए तो पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड कौन सा है। तो जहाँ केवल रहेगा वो तो पॉजिटिव में आपका होगा ही, नेगेटिव में है तो ये होगा। केवल इसमें भी है, केवल सारे क्या विकास में सिर्फ यही होता है ऐसा तो हम बता ही नहीं है। विकास में ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं, उसमें क्या शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, भावनात्मक विकास भी होता है, सारा तरह का विकास होता है, भावनात्मक, संवेदनात्मक। तो उसके बाद केवल इसमें भी है तो क्या ये भी होगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है। तो क्या होता है विकास का अर्थ क्या होता है? उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, हर तरह का विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ शारीरिक विकास होना चाहिए, सिर्फ मानसिक विकास होना चाहिए, सिर्फ भावनात्मक विकास या सिर्फ संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। सारा तरह का विकास एक साथ उसमें होना चाहिए, एक साथ नहीं अलग अलग, लेकिन सारा विकास उसमें होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विकास की प्रक्रिया होती है तो कैसा होता है? ये तो आपको बता चुके हैं पहले भी। विकास की प्रक्रिया कैसा होता है? अस्थायी होता है? नहीं, विकास का प्रक्रिया तो टेम्पररी नहीं होता है। कैसा होता है? तो ये ऑप्शन सही है, विकास की प्रक्रिया सतत होता है। कैसा होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो विकास डेवलपमेंट है कैसा प्रोसेस है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नियमित होती है? नहीं, नियमित नहीं होता है, कभी कम ज्यादा होता है, कभी रुक के भी होता है। प्रतिगामी होता है? यह भी नहीं होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। चलिए हम लोग अगला ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए आप लोग को बता रहे हैं ना, जितना भी हम क्वेश्चन करवाए हैं ना, सारा क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएगा। जितना कुछ हम पढ़ाए हैं थ्योरी क्लास में, उससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा, शायद ही एक दो क्वेश्चन उससे बाहर पूछेगा। लेकिन जितना अच्छा से थ्योरी हम करवाए ना आप लोग को, आप देखिए, अगर नहीं देखिए तो वीडियो देखिए,
और सारा अभी तक अगर आप लोग कोर्स को परचेज नहीं किए हैं तो जो हमारा एप्लीकेशन है टीचिंग एकेडमी का, जो इसका नाम प्ले स्टोर में BEd डेली नोट्स और लेसन प्लान, उसको डाउनलोड कीजिए। और कोर्स जो भी नहीं खरीदे हैं खरीद लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छा से कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विकास की दिशा होती है, क्वेश्चन तो हम करवा चुके हैं, वही क्वेश्चन में देखते हैं कैसा होता है। तो विकास की दिशा कैसी होती है, ये भी क्वेश्चन सारा थ्योरी में हम आप लोगों को करवाए हैं। तो क्या सिर से पाँव होता है, ये तो सही है। एक बच्चे में विकास की जो दिशा होता है आप लोग बताए थे ना, कैसे होता है, यहाँ से जाता है यानी कि सिर से पाँव तक जाता है। बच्चा में विकास का दिशा कैसे होता है, सिर से पाँव, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद फिर केंद्र से छोर मतलब बाहर की ओर, ये भी बताए थे, ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी, केंद्र बाहर से, केंद्र से बाहर की तरफ जाता है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, केंद्र से छोर की ओर, ये भी ऑप्शन सही है। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, दोनों, यानी कि ये ऑप्शन आपका 100% सही है। कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो क्या है, विकास की दिशा कैसा होता है, तो विकास के दिशा बच्चा में क्या होता है, सिर से बाहर की तरफ होता है, फिर क्या होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विकास की विशेषताएं हैं। तो विकास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं आप लोग बताइए, ये सारा कुछ हम बता चुके हैं। देखिए पहला क्या बोल रहा है, यह पूर्वानुमानमय है। क्या पहले से इसको मतलब भविष्यवाणी कर सकते हैं, हाँ ऐसा तो हम लोग कर सकते हैं कि छोटा अभी है, बड़ा जाएगा तो इस तरह से होगा, ऐसा होगा, 15 साल की उम्र में ऐसा होगा, 20 साल की उम्र में ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है, विकास कैसा होता है, पूर्वानुमान में होता है, मेरा ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, विकास व्यक्ति विशिष्ट होता है। ये भी होता है कि हर व्यक्ति में एक जैसा विक्रम तो एक होता है, लेकिन एक समान रूप से सभी में विकास नहीं होता है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, हर आदमी का विकास अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग विकास होता है। तो यह व्यक्ति विशिष्ट होता है, ये भी सही है। उसके बाद क्या बोला थर्ड ऑप्शन, यह विभिन्न आयाम में होता है, ये भी बताया आप लोग को, विकास के विभिन्न आयाम में क्या, जो विकास होता है बहुआयामी और बहु दिशात्मक होता है, बताया कि नहीं बताया। अब देखिए सारा आपको जितना भी बता रहे ना, सारा थ्योरी में मिलेगा। तो तीनों ऑप्शन ही सही है, कौन, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी है। चौथा क्या दिया, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी, ऑल ऑफ दी अब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो सारा थ्योरी आपने को पता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, कौन कौन से कारक है, तो ये भी है क्या, आनुवंशिक कारक तो करता ही है, फिर वातावरण, क्या ये भी विकास को प्रभावित करता है, पोषण भी आता है, ये भी आता है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारे एक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, आनुवंशिकता भी है, वातावरण भी है, पोषण भी है, यानी कि क्या होगा आपका ऑप्शन फोर्थ होगा, करेक्ट है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विकास के प्रमुख आयाम है। क्या है, विकास का प्रमुख आयाम कौन कौन सा है। आपको तो हम विकास के विभिन्न आयाम को बहुत ही डिटेल से 2 क्लास लेके पढ़ाए हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, चारित्रिक, नैतिक, बहुत तरह का विकास बताए हैं। बताए कि नहीं बताए, बताए हैं, ठीक ना। तो क्या बोल रहे हैं, विकास के प्रमुख आयाम है, कौन कौन सा है। देखिए धार्मिक आयाम तो होता नहीं है, होता है क्या, ऐसा हम कुछ बताएं। धार्मिक आयाम केवल यहाँ आ गया, ये तो नेगेटिव वर्ड है, और धार्मिक आयाम तो होता नहीं है, केवल 2 चीजें, ये गलत है। ये बताए क्या, आर्थिक आयाम भी नहीं बताए, तो ये भी नहीं हुआ। केवल शारीरिक आयाम नहीं, शारीरिक आयाम होता है, लेकिन यहाँ केवल आ गया नहीं, ये होगा ही नहीं। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो कौन होगा आपका, विकास के प्रमुख आयाम कौन कौन सा है, तो विकास के हम लोग देखे थे, विकास के विभिन्न आयाम में क्या, उसमें शारीरिक विकास भी आता है, मतलब शारीरिक आयाम भी आता है,
संज्ञानात्मक भी आता है, सामाजिक भी आता है और भावनात्मक भी आता है। इसके अलावा और भी बहुत सा है, जैसे नैतिक हो गया, चारित्रिक हो गया, ये सारा कुछ आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। विकास के प्रमुख आयाम है, कौन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है विकास की गति होती है, क्या होता है विकास की गति? पहला ऑप्शन देखिए क्या होता है, बताइए क्या होता है विकास की गति? एक समान होता है। क्या सभी बच्चा में विकास की गति एक जैसा होता है? आप लोग को पता है ना कि नहीं, अगर दो बच्चा है सेम एज का है तो वो बहुत सा कारक पे डिपेंड करता है। तो विकास का गति क्रमशः एक जैसा होगा, लेकिन विकास का गति एक समान नहीं होगा। तो क्या होगा? समानता एक जैसी नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है असमान होगा, दोनों में विकास का गति ना एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा, लेकिन दोनों में क्रम समान होगा, लेकिन गति एक जैसा नहीं होगा। आगे पीछे हो सकता है, किसी में कम ज्यादा हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। विकास की गति होती कैसी होती है? तो असमान होती है। सभी बालक में अलग अलग तरह का विकास होता है, एक जैसा मतलब एक हमेशा सब में एक ही विकास नहीं होगा। किसी में कम विकास होता है, किसी में ज्यादा विकास होता है। स्थिर और ये तो होता नहीं है, स्थिर और पूर्वानुमान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विकास का निर्धारण होता है। तो विकास का निर्धारण कैसे होता है? केवल शिक्षा से? क्या बच्चा सिर्फ पढ़ लिख लेगा, उसको किताबी ज्ञान हो जाएगा तो क्या उससे उसका विकास हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ तो केवल है, ऐसे भी नेगेटिव वर्ड है, ये तो होगा ही नहीं होगा। जहाँ भी केवल रहेगा ना वो तो नेगेटिव वर्ड है, वो होगा ही नहीं। फिर क्या सिर्फ एक शिक्षा से बच्चा का विकास होता है? क्या वो बहुत एक बच्चा जो है बहुत अभ्यास कर रहा है तो क्या उससे उससे पूरा विकास हो जाएगा बच्चा का? नहीं। यहाँ भी केवल है, केवल अभ्यास से ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ भी इसमें भी केवल है, क्या केवल अनुभव हो, बहुत काम कर रहा है, क्या उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है तो क्या उससे भी उसका विकास हो जाएगा? नहीं, तो इससे भी नहीं होगा। तो आपका क्या होगा? बच्चे का विकास का निर्धारण किससे होता है? तो उसका परिपक्वता और अधिगम से। बच्चा कितना ज्यादा परिपक्व है और कितना ज्यादा अधिगम, कितना अच्छा जानता है सीखा हुआ, इससे बच्चे का विकास का निर्धारण होता है। इससे होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? इसमें बताना है आपको कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये तो बिल्कुल सही है। क्या है ये? सही। यहाँ गलत बताना है, ये देखिए कौन सा गलत है वो बताना है। ये तो सही है ना, विकास जीवन पर्यंत चलता है। आपको पहले बताया विकास क्या माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है, बहुदिशात्मक होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, विकास की दिशा निर्धारण होती है। क्या होता है? विकास का दिशा निर्धारण होती है। उसके बाद देखिए विकास बहुआयामी होता है। क्या होता है? ये भी होता है, विकास तो बहुआयामी होता है, तो अभी ही बताएं। उसके बाद क्या बोल रहा है, विकास सभी बच्चों में समान होता है। क्या होता है? नहीं, ये तो गलत है। विकास सभी बच्चों में एक समान नहीं होता है। होने का क्रम समान होता है, लेकिन सभी बच्चों का विकास एक जैसा नहीं होता। किसी बच्चे का विकास ज्यादा होता है तो किसी बच्चे का विकास कम होता है। उसमें बहुत सारे कारक है, उस पर डिपेंड करता है बच्चे का विकास। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत बताना है, ठीक ना? तो ये हो जाएगा आपका गलत, यानी कि ये आंसर आपका सही है। इस विकास सभी बच्चों में समान होता है, ये आपका गलत है। ये कथन गलत है, क्योंकि सभी बच्चों का विकास एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। विकास करने की गति अलग अलग होती है। अब देखिए क्या बोल रहा है, सामाजिक विकास का अर्थ होता है। क्या होता है सामाजिक विकास? ये सारा कुछ बताएं सामाजिक विकास का। क्या अगर हम अकेले रहेंगे तो क्या हमारा सामाजिक विकास होगा? हम अपने आसपास के लोग से, दोस्त के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे नहीं, नहीं उनके साथ नहीं रहेंगे तो क्या सामाजिक विकास होगा? नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन अकेले रहना, क्या अकेले रहने से सामाजिक विकास होगा? नहीं होगा। क्या पढ़ना लिखना, सिर्फ पढ़ लेंगे लिख लेंगे तो क्या उससे भी सामाजिक विकास हो जाएगा? नहीं। फिर क्या केवल परिवार, केवल ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये तो होगा ही नहीं। क्या केवल परिवार से संबंध,
केवल परिवार से संबंध अलगाव, तो क्या इससे होगा? नहीं, इससे भी सामाजिक विकास नहीं होगा। सिर्फ परिवार के साथ संबंध बना के रखेंगे, बाकी से अलग रहेंगे तो नहीं। क्या दूसरे के साथ अच्छा संबंध बनाएंगे तो ही होगा। क्या होगा? ये ऑप्शन आपका करेक्ट सही हो जाएगा। सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है? तो दूसरे के साथ अच्छा संबंध बनाना, दूसरे के साथ तालमेल बना के रखना, दूसरे के साथ रहना, तभी तो उसका सामाजिक विकास होगा ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? दूसरे के साथ अच्छे संबंध। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितना भी क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं हम क्लास में नहीं करवाए, सारा का थ्योरी करवाए हैं। थ्योरी आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा से पढ़ा हुआ है। शायद ही जितना अच्छा से थ्योरी करवा रहे हैं कोई आप लोगों को करवाएगा। हमको तो नहीं लगता कि करवा पाएगा। तो करवा सकते हैं, लेकिन अभी तो करवाए नहीं होंगे जितना अच्छा हम जेटेट के लिए आप लोग का थ्योरी दिए हैं करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। संज्ञानात्मक विकास से अभिप्राय है क्या है? संज्ञानात्मक विकास में क्या? दौड़ने की क्षमता। ये तो दौड़ना किस में आ जाएगा? आपका शारीरिक विकास में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? ये तो आपका शारीरिक विकास में आ जाएगा। शारीरिक विकास में आ जाएगा, ठीक ना। और क्या भावनात्मक प्रतिक्रिया? ये भी नहीं होगा। संज्ञानात्मक क्या? सोचने और समझने का। फिर थर्ड क्या है? व्यवहारिक प्रदर्शन? नहीं। तो क्या आता है? संज्ञानात्मक विकास में बच्चे का क्या? सोचने समझने का शक्ति बढ़ता है, तर्क वितर्क करने का शक्ति बढ़ता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। क्या? सोचने और समझने की क्षमता, ज्ञान हासिल करना। क्या आता है इसमें? तो संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या आता है? तो एक बच्चे को तर्क वितर्क करने का शक्ति का विकास होता है, सोचने समझने का शक्ति का विकास होता है उसमें। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। विकास के लिए आवश्यक है। तो विकास के लिए क्या आवश्यक है बताइए? तो एक बच्चे का जब विकास होता है तो क्या उसके लिए पोषण आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है, बिल्कुल है। एक बच्चा का विकास के लिए पोषण सही तरीके से बच्चे का पोषण होगा तभी तो बच्चे का विकास होगा। अगर पोषण सही तरीके से नहीं होगा तो बच्चे का विकास भी सही तरीके से नहीं होगा। उसके बाद क्या बोला? खेल। खेल भी जरूरी है। एक बच्चे का विकास के लिए कहीं ना कहीं खेल भी जरूरी है। उसके बाद क्या बोल रहा है? पारिवारिक सहयोग। ये तो बहुत ही जरूरी है। एक बच्चे का विकास में परिवार का सबसे ज्यादा योगदान होता है कि नहीं होता है? उसके परिवार का, उसके माता पिता का, फैमिली मेंबर का बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी और बीज। बच्चे विकास के लिए आवश्यक क्या होगा? ये सभी है। पोषण भी जरूरी है, खेल भी जरूरी है और पारिवारिक सहयोग भी जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। भाषा विकास से संबंधित है। कौन सा विकास संबंधित है भाषा विकास से? तो देखिए क्या शायद ये तो भाषा विकास से बोल रहा है, ये तो शारीरिक विकास का बात कर रहा है। क्या ये होगा? नहीं, भाषा विकास तो ये शारीरिक विकास है, ये भाषा विकास के बारे में बोल रहा है, ये तो होगा ही नहीं होगा। फिर सामाजिक विकास ये भी नहीं होगा। फिर भावनात्मक विकास बोल रहा है, ये भी नहीं होगा। तो भाषा विकास किसमें आ जाता है? तो भाषा हमारा आ जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। किसमें? तो संज्ञानात्मक विकास में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक विकास। किसमें? तो भाषा विकास किससे संबंधित है? भाषा विकास हमारा संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी को प्रॉब्लम कुछ भी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। या फिर जो भी है हमारा कि अगर जो भी हम लोग को पढ़ाने से कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग जो हमारा जो कांटेक्ट नंबर है उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए कि नहीं सर यहाँ कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसमें और भी सुधार करेंगे, ठीक ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन अधिगम को प्रभावित करता है? कौन कौन? जो बच्चा एक सीखता है तो क्या क्या प्रभावित करता है? ये सारा क्वेश्चन जो थ्योरी है ना, कल ही का क्लास में हम लोग करवाए हैं आपको। क्या करवाए हैं? निम्न में कौन अधिगम को प्रभावित करता है? मतलब जो सीखने का अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना होता है ना, कल ही बताए थे। क्या होता है? सीखना। तो निम्न में कौन अधिगम को प्रभावित करता है? तो सीखने का कौन प्रभावित करता है? विकास करता है।
एक बच्चे का विकास होगा। देखिए मान लीजिए कल एग्जाम्पल दी थे ना कि बच्चा साइकिल चलाने के लिए सीखता है, तो बच्चे का जब विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, तभी तो वो साइकिल ऐसे थोड़ी ना जाता है। उसका शारीरिक विकास नहीं होगा, वो साइकिल चलाने के लिए शारीरिक विकास होगा, थोड़ा बड़ा होगा, साइकिल चलाने के लायक होगा, तब तो जाकर साइकिल चलाएगा। तो कहीं ना कहीं विकास प्रभावित करता है अधिगम को। उसके बाद क्या, नींद, प्रॉपर नींद भी जरूरी है, तभी एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। कहीं खेलना भी जरूरी है, बच्चे का विकास के लिए खेलना भी जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। बच्चे का विकास के लिए, बच्चे को अधिगम के लिए सारे जरूरी है। क्या विकास भी है, बच्चे का विकास भी होना चाहिए, उसको प्रॉपर नींद भी चाहिए और खेलना भी चाहिए, तो बच्चे का अधिगम ये सब सारे प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में कौन विकास का संकेतक नहीं है। विकास का संकेतक नहीं है। देखिए इशारा तो फर्स्ट क्लास में इशारा कुछ बताया था अपने को थ्योरी में। क्या वजन बढ़ना, क्या वजन बढ़ना, ये तो वृद्धि है। तो वृद्धि कहीं ना कहीं विकास का पार्ट है, ये तो विकास का संकेतक होगा ही होगा। वही जैसे ऊंचाई भी बढ़ना क्या वृद्धि है, तो वृद्धि किसका, विकास का पार्ट है, तो ये भी होगा, ये भी होगा। उसके बाद क्या होगा, सामाजिक कौशल, तो सोशल स्किल्स भी आएगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी विकास का पार्ट है। क्या विकास का पार्ट है। तो आपका क्या बोल रहा है, इसमें नेगेटिव बोल रहा है, संकेतक नहीं है, संकेतक नहीं ये बोल रहा है। यहाँ देखिए ये भी विकास का संकेतक है, इससे विकास रिलेटेड है, ये विकास है, ये भी है। तो कौन नहीं है, तो परीक्षा में अंक, जो परीक्षा में अंक है ना, ये विकास से रिलेटेड नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या अंक से पड़ता है, नहीं पड़ता है। परीक्षा में क्या मार्क्स ला रहा है, तो देखिए कोई बच्चा कम ला रहा है तो भी उसका विकास होगा, ज्यादा ला रहा है तो भी उसका विकास होगा। तो क्या परीक्षा में कम ज्यादा अंक लाता है उससे फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो आपका क्या बोल रहा है, संकेतक नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखिए क्या, सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, कल ही बताया। सीखने के बाद क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। देखिए हम लोग बताए थे ना कि जितना भी पॉइंट बता रहे हैं ऑप्शन में दे देना। ये बताए थे कि बच्चा मान लीजिए एक साइकिल चलाने के लिए सीखता है, साइकिल सीख जाता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है कि नहीं होता, होता है। जब वो साइकिल चलाने के लिए सीख जाता है तो वहाँ कहीं अगर जाना है आसपास तो साइकिल चला के जा सकता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये सत्य है। क्या वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सही है। क्योंकि जो वृद्धि होगा जब, क्योंकि देखो बच्चा एक जैविक प्रक्रिया है कि बच्चा बायोलॉजिकल प्रोसेस तो है ही है, तो जो वृद्धि हो रहा है कहीं ना कहीं है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ये भी कथन सत्य है। उसके बाद क्या बोल रहा है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। क्या है, शिक्षा, क्योंकि देखिए हम लोग भी पढ़ रहे हैं या आप लोग भी कुछ बीएड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो शिक्षा पा रहे हैं, तो हर कोई का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। तो क्या है, शिक्षा एक उन्मुख प्रक्रिया, ये भी सही है। लेकिन क्या बोला, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं। हम बताए थे क्या, यहाँ वृद्धि है, कौन है, तो वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, विकास नहीं है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि मात्रात्मक मतलब जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को माप सकते हैं, तो वृद्धि है, ये नहीं होगा। तो क्या बोल रहा है, सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बोल रहा है सत्य नहीं है, ये सारे सत्य है, ये भी सत्य है। कौन सा, विकास के बारे में, ये सीखने के बारे में, ये भी कथन सत्य है, ये भी कथन सत्य है, ये भी कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये कथन सत्य नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये वाला हो जाएगा, ये कथन सत्य नहीं है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। कौन कौन सा बालक का गुणात्मक परिवर्तन, मतलब जिसको हम लोग माप नहीं सकते, सिर्फ क्या देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वही ना हुआ गुणात्मक परिवर्तन। मतलब क्या, उसको अनुभव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसा परिवर्तन कौन सा है,
तो क्या बच्चे का वजन, ये तो होने और गुणात्मक, ये तो मात्रात्मक है, ठीक है ना। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, बच्चे का वजन कम से ज्यादा हो तो उसको लोग माप सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका मात्रात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका मात्रात्मक। उसके बाद देखिए बाल, इसकी भी हम लोग लंबाई को बांट सकते थे, ये भी क्या हो जाएगा मात्रात्मक हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद दांत, ये भी क्या हो जाएगा छोटा बड़ा, ये भी आपका मात्रात्मक हो जाएगा। लेकिन दृष्टि, क्या अगर कोई दृष्टि है तो क्या उसका जो नजर है उसको हम लोग माप सकते हैं, नहीं माप सकते, उसको अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये आपका गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। कौन कौन से सभी देते हैं विकास को, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त बोल रहा है, मतलब एक को छोड़कर तीन यहाँ पे विकास को क्या सभी वातावरणीय कारक देते हैं, मतलब विकास को प्रभावित करेंगे। एक इसमें जो नेगेटिव है उसको देखना है। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो क्या पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये भी कहीं ना कहीं बच्चे को पौष्टिक आहार मिलेगा तो बच्चे का वृद्धि होगा, वृद्धि होगा तो बच्चे का विकास होगा। तो ये क्या है, ये सही है, पॉजिटिव है, ये सही है। यहाँ बोल रहा है क्या अतिरिक्त, ये तो होगा। उसके बाद क्या बोला, कहीं ना कहीं उसका संस्कृति का भी फर्क पड़ता है, किसका पड़ता है, शिक्षा की गुणवत्ता ये भी देता है, ये संस्कृति भी देगा। तो इसका क्या हो जाएगा, शिक्षा की गुणवत्ता भी कहीं ना कहीं उसका जो विकास को आयाम देगा। शारीरिक गठन, शारीरिक जो गठन है ना, ये देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, शारीरिक गठन के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जितने हैं ना, ये तीनों आपका देते हैं विकास के सभी वातावरणीय कारक। ये भी देता है, ये भी देता है, ये भी देता है, ऑप्शन को ये नहीं देता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है, कौन देता है सबसे अधिक योगदान देता है। देखिए परिवार तो देता है, ठीक ना, परिवार देता है, इसमें परिवार, इसमें परिवार, इसमें परिवार तो देता है। उसके बाद देखिए खेल, कंप्यूटर, खेल और कंप्यूटर पर्यटन। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या समवयस्क, मतलब जो उसके फ्रेंड सर्कल में साथी समूह होता है ना, समवयस्क समूह, मतलब जो फ्रेंड सर्कल उनका होता है, पीर ग्रुप जिसको बोलते हैं, तो वो, तो कौन कौन योगदान अधिक देगा, परिवार तो देगा, फिर उसके जो दोस्त मित्र मित्र है वो भी देंगे। कंप्यूटर यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ परिवार तो है, क्या कंप्यूटर ये नहीं होगा, पर्यटन है ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन में से क्या है, परिवार इसमें भी है और इसमें भी उसके साथी समूह। लेकिन फिर थर्ड ऑप्शन में टेलीविजन है और अध्यापक। तो जानते हैं कि टेलीविजन और अध्यापक, ये दोनों में एक बच्चा का जो विकास होगा, अधिगम होगा, उसमें सबसे ज्यादा दोनों में किसका योगदान रहेगा, तो शिक्षक का रहेगा, अध्यापक का रहेगा। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान कौन देता है, तो परिवार देगा, उसके साथी समूह दोस्त देंगे और अध्यापक देंगे, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। ये सारा तो बताया हुआ है, सारे थ्योरी से ही क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या होगा, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, तो पर्यावरण तो होगा ही होगा, पर्यावरण पे डिपेंड करता है बच्चे का वृद्धि विकास। स्वास्थ्य भी डिपेंड करता है, हेल्थ कैसा है बच्चे का, वो भी बच्चे का हेल्थ अच्छा रहेगा तो बच्चे का वृद्धि होगा, अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो वृद्धि सही तरीके से नहीं हो पाएगा। आहार भी, डाइट भी कैसा है, ये भी कहीं ना कहीं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये सभी, ऑल ऑफ दीज।
कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा होगा, शायद 40 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक और हम लोग क्लास करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन का। जितना पहले टॉप 40 क्वेश्चन तो हम लोग किए हैं, लेकिन एक सेशन और लेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन का, क्योंकि हम चाहते हैं जितना आपको पढ़ा दे रहे हैं ना, इससे भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। इतना ही क्वेश्चन आप थ्योरी पढ़िए और सारा जितना एमसीक्यू क्वेश्चन का बारे में प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए कितना प्रैक्टिस करना है, कहीं से भी क्वेश्चन बना है, सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ये क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है? ये तो बताएं कि कहाँ से होता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है शिशु, तो संवेदनशीलता का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? ये तो कहाँ से, सिर से होता है, ये बताए आप लोग को। कहाँ से होगा? पैर से नहीं होगा, हाथ से नहीं होता, संपूर्ण शरीर से नहीं। कहाँ से होता है? सिर से होता है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो आप लोग को हम बताएं वृद्धि और विकास में कौन सा प्रथम चरण है? क्या नैतिक विकास है? प्रथम चरण क्या बच्चा जन्म के साथ बच्चा का नैतिक विकास हो जाएगा? नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। क्या उसका शारीरिक, देखिए सामाजिक विकास हो जाएगा? बच्चा का जन्म होगा तो क्या वो तुरंत समाज में जाने लगा, अपने आसपास के लोगों के पास जाएगा? तो नहीं, ये भी पहला चरण नहीं होगा। फिर क्या बोला? मानसिक विकास नहीं, बच्चा का मानसिक विकास भी नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? बच्चे का वृद्धि और विकास का प्रथम चरण क्या है? तो बच्चे का शारीरिक विकास। सबसे पहले क्या होता है? बच्चे का एक शारीरिक विकास होता है। बच्चा का सबसे पहले शारीरिक विकास होगा, उसके बाद मानसिक विकास होगा, या फिर किसी और दूसरे तरह का विकास होगा। तो प्रथम चरण क्या हो जाएगा? बच्चे का विकास, वृद्धि और विकास का प्रथम चरण क्या है? तो प्रथम चरण आपका है शारीरिक विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो कौन सा है? तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक तो ये तो होगा ही, वंशानुक्रम। फिर क्या वातावरण भी होता है, खेल तथा व्यायाम भी होता है, साथ ये सब कुछ आ जाता है। अगर जैसे बोलते हैं ना कि शारीरिक विकास, उसके मम्मी पापा लंबे हैं तो बच्चा का भी हाइट थोड़ा लंबा होता है, तो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। फिर वह किस तरह का एनवायरमेंट में रहता है, अगर वो थोड़ा अच्छा स्पीड गंदे जगह में रहेगा, थोड़ा बीमार पड़ेगा, तो उससे भी कहीं ना कहीं बच्चे का शारीरिक विकास का प्रभाव पड़ता है। फिर जितना अच्छा खेलेगा कूदेगा व्यायाम करेगा तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शारीरिक विकास अच्छी तरीका से होगा। तो कहीं ना कहीं सारा जरूरी है। क्या शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन किसका है? यह कथन क्या है, सही या गलत? क्या बोल रहा है? बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एक बच्चे का जो स्वस्थ है ना, उसका शारीरिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये तो बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पे देखिए गलत बोला तो पहले ही गलत हो जाएगा, ये कथन तो सही है। अब यहाँ देखना सही है, दो बचा, ये दोनों में कौन सा होगा? क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास, इसमें भी है क्योंकि शारीरिक विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ठीक है, अगले ऑप्शन को देखते हैं। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य सभी पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो ये ऑप्शन आपका, ये दोनों में ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, शायद देखते हैं कितना क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। क्या करता है? किसके कारण? तो क्या अभ्यास से? देखिए आप मांसपेशी का बात है, ठीक ना, मांसपेशी का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या वह अभ्यास करेगा? नहीं, अभ्यास से कैसे मांसपेशी का उपयोग करेगा? बच्चा सीख रहा है तो नहीं। अधिगम कर रहा है? नहीं। अभिभावकों का जोर, ये भी, ये तो अलग ही ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं बच्चा का मेच्योर होगा, क्योंकि मांसपेशी का बात है तो मांसपेशी उसका, जब मांसपेशी का बात आएगा मेच्योर होगा, तभी उसका मांसपेशी विकसित होगा, ठीक है ना।
मांसपेशी विकसित होगा तो बच्चा क्या मैच्योर होगा। तो एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है, मांसपेशी का उपयोग कर रहा है, तो और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है, जो कि मांसपेशी का उपयोग कर रहा है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उसका शारीरिक विकास होगा। शारीरिक विकास यानी कि बच्चा का परिपक्व होगा, वो मैच्योर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है सर। हाँ चलिए, ये क्या बोल रहा है, सामान्यता, सामान्यता लड़कों और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। मतलब जो एक लड़का लड़की है ना, उसमें जो शारीरिक विकास होता है, तो ये सारी विशेषता क्या, मतलब कौन सा विशेषता उसमें देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। आप लोग को हम पहले भी थ्योरी क्लास में बताए थे कि आप देखिएगा, मान लीजिए 15 साल का एक लड़का भी एक लड़की है, लेकिन लड़की उसी उम्र में थोड़ा ज्यादा उसका लंबाई जल्दी बढ़ता है, या फिर वो जल्दी मेच्योर होती है। सेम एज में एक लड़का और एक लड़की का कंपेरिजन तुलना कीजिएगा, तो लड़की ज्यादा मेच्योर होती है लड़का का तुलना में। तो ये नहीं होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है। हाँ ये होता है कि क्योंकि देखिए दोनों का एज सेम होता है, तो लड़का तो 2 वर्ष आगे होगा नहीं, लेकिन लड़की एज सेम हो रहा है, लेकिन देखने से लगती है कि उससे बड़ी है, उसकी पहले मैच्योर हो जाती है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, क्या हो जाएगा, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती है। लड़के से ना लड़कियां होती है ना, लड़का का जब विकास होता है, तो लड़की का विकास कहीं ना कहीं तेजी से होता है लड़का के कंपेरिजन में। ये तो होगा नहीं, पीछे होती है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये एमसीक्यू का सेशन, क्योंकि इसमें देखिए जितना भी आपका जेटेट में पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन वो भी करवा दिए, प्लस सीटेट में या अदर स्टेट का एग्जाम में पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन करवा दिए, ठीक ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक और 40 क्वेश्चन जो भी आपका इससे रिलेटेड बच गया है इम्पोर्टेंट, उसको भी करवा दें एमसीक्यू क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है उसको शुरू करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।